दोस्तों, तो एक बार फिर स्वागत है आपका पीके स्टडी में। आज हम शुरू करने वाले हैं इतिहास की 7वीं क्लास, जिसमें हम इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे। जैसा आप जानते हैं कि हमने 6वीं क्लास में कुतुबुद्दीन ऐबक को ख़त्म किया था। अब उसके आगे से स्टार्ट करते हैं। और आज मेरी तबीयत ख़राब, इसलिए मैंने पहले से ही नोट कर दिया है बोर्ड पे। आप इसको उतार सकते हैं। मैं आपको इसके पीछे की कहानी और इसमें आक्रमण वगैरह सब कुछ आपको बताऊंगा। आपको ये इसकी फ़ोटो मैं टेलीग्राम में दे दूंगा, तो आप वहाँ से भी इसको नोट कर सकते हैं। पहले हम समझते हैं, बाद में आपको 5 से 10 मिनट दिया जाएगा, जिससे आप इसको नोट कर लीजिएगा, या फिर आप टेलीग्राम में जाके नोट कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको कोई भी तकलीफ़ आवाज़ वगैरह में है तो कमेंट कर देना। और आज वैसे भी आवाज़ की थोड़ी तकलीफ़ होने वाली है, क्योंकि थोड़ा तबीयत ख़राब है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, मेडिएवल हिस्ट्री गुलाम वंश हम पढ़ रहे थे। गुलाम वंश में हमने कुतुबुद्दीन ऐबक को ख़त्म किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को हमने जो ख़त्म किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। अब उसका कोई पुत्र नहीं था। ठीक है, पहले वंशानुगत प्रणाली चलती थी कि जो राजा का बेटा है वही राजा बनेगा। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक का कोई बेटा ही नहीं था। उसकी 3 पुत्री थी। ठीक है, एक पुत्री का विवाह जो है इल्तुतमिश के साथ हुआ था, और उसके कोई बेटा नहीं था। हाँ, इसका एक दरबारी कवि है निजा, जो मैंने कल बताया था, आपको याद होगा। ठीक है, निजाम कौन सा दरबारी कवि था? आप लोग कमेंट करके बताओ, क्योंकि मुझे भी इस समय भूल गया। ठीक है, ये कौन सा था? हसन निजामी था। हाँ, हसन निजामी ने कहा है कि इसका एक बेटा था, वो था आराम शाह। लेकिन ये बहुत गलत गलत फैक्ट है। कई किताबों में मिलता है इसका बेटा है, कई किताबों में नहीं मिलता, और इसका बेटा ये नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं कि आगे अब शासन कौन संभालेगा, इल्तुतमिश संभालेगा या आराम शाह। अब इल्तुतमिश को समझते हैं कि इल्तुतमिश कहाँ से आया। ठीक है, पहले आराम शाह को समझते हैं। देखो, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासन था वो दिल्ली में भी था। ठीक है, और उसने अपनी राजधानी लाहौर में भी बनाई थी। ठीक है, तो दिल्ली में भी उसका शासन चलता था और लाहौर में भी उसका शासन चलता था। ठीक है, अब उसके बेटा नहीं था, तो दिल्ली के जो सरदार थे, वो दिल्ली के सरदार कौन थे, मतलब कि जो राजनीति, मतलब कि उसके शासनकाल में प्रमुख व्यक्ति जो होते थे, जो दिल्ली में होते थे, वो दिल्ली के सरदार कहलाते थे। ठीक है, अब वो दिल्ली के सरदार सब कोई मिलकर इल्तुतमिश को सपोर्ट करते हैं कि इल्तुतमिश को राजा बनना चाहिए, इल्तुतमिश को गद्दी गद्दी मिलनी चाहिए। ठीक है, अब लाहौर के जो सरदार है वो कहते हैं कि जो गद्दी मिलनी चाहिए वो आराम शाह को मिलनी चाहिए। ठीक है, तो देखो, शासन कहाँ से चला रहा था कुतुबुद्दीन ऐबक? तो लाहौर से चला रहा था। तो लाहौर में ही जल्दीबाजी में आराम शाह को राजा बना दिया जाता है। आराम शाह को जब गद्दी दे दी जाती है, तो आराम शाह 8 महीने तक गद्दी में रहता है। क्यों? क्योंकि इल्तुतमिश आता है, दिल्ली के सरदार सभी और इल्तुतमिश सभी जो आते हैं, और इनके बीच में एक युद्ध होता है। इल्तुतमिश और आराम शाह के बीच एक युद्ध होता है, जिसे जूड का वॉर कहते हैं। और जूड के वॉर में ये आराम शाह को इल्तुतमिश खत्म कर देता है, और फाइनली इल्तुतमिश अपनी गद्दी पे आ जाता है। ठीक है, अब 8 महीने का इसका शासन था, तो 8 महीने में इसने ज़्यादातर कुछ नहीं किया। इसके बारे में पढ़ना ही बेकार है, इसका शासनकाल बस याद रख लो। ठीक है, अब बात करते हैं इल्तुतमिश के बारे में। अब आ गए गद्दी पे इल्तुतमिश। ठीक है, अब इल्तुतमिश की बात करते हैं। इल्तुतमिश आया कहाँ से? इल्तुतमिश, देखो, इल्तुतमिश बहुत छोटा था और वह बहुत सुंदर और बहुत बुद्धिमान था। ठीक है, और जब वह बहुत बुद्धिमान था, तो वो अब उसके पिता उससे बहुत प्रेम करते थे। ठीक है, उसको कहीं बाहर भी नहीं जाने देते थे। ठीक है, अब एक दिन उसके पिता कहीं चले गए थे, तो उनके भाइयों में आपस में ईर्ष्या होने लगी थी कि इल्तुतमिश को वो ज़्यादा मानते थे और उनके भाई को नहीं मानते थे। मतलब कि इल्तुतमिश के भाई था, उसको नहीं मानते थे। तो अब आपस में भाइयों में ईर्ष्या होने लगी। तो उसके बड़े भाई या फिर उसके भाई ने इल्तुतमिश को बाजार में बेच दिया। पहले बाजार मतलब दास सिस्टम था, मतलब दासों को खरीदा जाता था। तो पहले इल्तुतमिश को बेच दिया गया। कहते हैं इल्तुतमिश इतना होनहार, इतना सुंदर, इतना ज्ञानी था कि उसे 3-4 बार खरीदा बेचा गया। ठीक है, फाइनली उसे खरीदा था जलालुद्दीन ने। जलालुद्दीन एक खरीदार था, उसने खरीदा था। ठीक है, तो उसने जो है जलालुद्दीन ने इल्तुतमिश को बहुत सारा ज्ञान दिया। उसे युद्ध का ज्ञान दिया और लिटरेचर और बहुत सारी किताबें पढ़वाई, और पिछले जो युद्ध हुए उनके बारे में बताया।
तो बहुत सारा ज्ञान दिया किसको, इल्तुतमिश को। इससे इल्तुतमिश बहुत शिक्षित हो गया। अब इल्तुतमिश को जो बेचेगा तो वो अधिक रेट में बेचेगा, ठीक है। तो अब क्या होता है कि ये जब जाता है इल्तुतमिश को बेचने ईरान में, ठीक है, ईरान में बाजार लगता है दासों का, तो इल्तुतमिश को भी बेचा जाता है। तो मोहम्मद गौरी आता है, मोहम्मद गौरी इल्तुतमिश को खरीदने आता है। तो जलालुद्दीन जो था इसको बेचने वाला, वो हाई रेट लगाता है, बहुत ज़्यादा रेट लगाता है, जिससे जो है मोहम्मद गौरी जो है इसे खरीद नहीं पाता, ठीक है। फिर इसका कहीं और बाजार लगता है, दिल्ली में इसका बाजार लगता है, ठीक है, इल्तुतमिश को बेचने के लिए। तो इल्तुतमिश को बेचने के लिए दिल्ली में बाजार लगता है, और फिर कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दिल्ली से इल्तुतमिश को खरीदता है, ठीक है। अब जब इल्तुतमिश को खरीदता है तो इल्तुतमिश बहुत होनहार था, युद्ध में भी कौशल था, और बहुत सारे लिटरेचर उसने पढ़े थे। तो उसको कुतुबुद्दीन ऐबक के शासन में बहुत सारी पदवी प्राप्त हुई। पहले वह मतलब कि जहादर बना, फिर उसके बाद अमीर आखुर, इस तरह उसका जो है प्रमोशन होता गया, ठीक है। और फाइनली जो है इस तरह उसका प्रमोशन हो गया, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बेटी का विवाह भी इल्तुतमिश से कर दिया था। फाइनली ये जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का खास व्यक्ति, परिवार का व्यक्ति बन चुका था, ठीक है। अब ये इल्तुतमिश यहाँ से आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं इल्तुतमिश की, ठीक है। अब देखो इल्तुतमिश का शासन काल की बात करें तो 1211 से 1236 तक था, ठीक है। इसको उपाधि अमीर उल उमरा की मिली थी, ठीक है। ये इलवरी वंश का तुर्क था तो गुलाम वंश का, लेकिन इलवरी वंश का तुर्क था, ठीक है। इसे गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है, क्यों? क्योंकि पहला गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर दूसरा गुलाम कौन है? इल्तुतमिश। तो पहला गुलाम इल्तुत, फिर गुलामों का गुलाम जो है इल्तुतमिश है, इसीलिए इसे गुलामों का गुलाम कहते हैं, ठीक है। और ऐबक का दामाद था, मतलब उसकी बेटी से शादी की थी तो उसका दामाद था। इसने राजधानी दिल्ली शिफ्ट कर दी थी। पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के समय राजधानी कहाँ थी? वो थी लाहौर में। लाहौर से कहाँ ले गए? इल्तुतमिश जो है दिल्ली ले गया। अब इसने जो दिल्ली में राजधानी स्थापित की, इसीलिए इसे वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं, इसने एकता प्रथा शुरू की। एकता प्रथा क्या होती है? एकता प्रथा वो होती है जमीन का टुकड़ा, ठीक है। देखो जब इल्तुतमिश अपनी सेना को लेकर युद्ध लड़ने जाता था तो वो दूसरे मतलब कि कहीं और जाता था, ठीक है। मतलब कि देखो यहाँ उसका परिवार है और वो कहीं बहुत दूर युद्ध लड़ने गया, ठीक है। अब जो इल्तुतमिश अपनी सेना को वेतन देगा तो वो जो सैनिक है वो अपने परिवार वालों के पास वेतन तो नहीं पहुंचा सकते। उस समय फोन पे गूगल तो नहीं था कि अपने परिवार वालों के साथ अपनी धनराशि या फिर अपना वेतन शेयर कर सके, जिससे उनका जीवन आसान हो सके। तो इल्तुतमिश क्या करता था? एकता प्रथा शुरू की, मतलब कि उनके परिवार वालों को एक जमीन देता था, मतलब जमीन देता था, और उसमें वो अनाज उगाते खाते थे। और जो उसका सैनिक होता था वो इल्तुतमिश के साथ जाता था और सेना लड़ता था, मतलब कि युद्ध लड़ता था, और उसे अलग से वेतन मिलती थी, ठीक है। ये था एकता प्रथा। एकता प्रथा मतलब जमीन का टुकड़ा जो कि सेना के परिवारों को दिया जाता था, ठीक है, सैनिकों के परिवारों को। अब इसने तुर्क चहलगानी का गठन किया। क्यों किया? क्योंकि देखो ये एक गुलाम था। गुलाम, अब ये बताओ कि जब एक गुलाम शासन में बैठेगा तो कितने लोग विरोध करेंगे ना। मतलब कि जब एक व्यक्ति गुलाम है, गुलाम होकर भी वो मतलब एकदम शासन में बैठ गया। जैसा कि आप सुने होंगे मोदी जी पहले चाय बेचते थे, अब चाय बेचते बेचते पीएम बन गए, तो उनका कितना विरोध हो रहा है, मतलब बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है, ठीक है। तो अब एक व्यक्ति गुलाम से सीधा राजा बन जाता है तो उसका विरोध क्यों ना होगा? तो शासन में उसका विरोध होने लगा, तो इसने क्या किया? तुर्क चहलगानी 40 सरदार गठित किए जो कि इसके विरोध को दबाते रहे, ठीक है। और ये 40 सरदार एक मतलब कि इनको पूरी पावर दे दी। जब तुर्क चहलगानी बन गया तो तुर्क चहलगानी में 40 तुर्क सरदार थे, और इसका मुख्य, अब बात करें इसका जो मुख्य काजी था मिन्हाज उल सिराज था। मिन्हाज उल सिराज इसका दरबारी लेखक भी था, मतलब इल्तुतमिश का दरबारी कवि कौन था? मिन्हाज उल सिराज। इसने रजिया सुल्तान के बारे में भी लिखा, ठीक है। 1229 में खलीफा से खिलाफत प्रदान की, मतलब इसने खलीफा से शबाशी प्राप्त की, ठीक है। जब कोई अच्छा काम करते हैं तो आपको शबाशी मिलती है, बड़े बुजुर्ग देते हैं, वैसे ही इसके खलीफा से खिलाफत प्रदान की, मतलब शबाशी मिली, ठीक है।
अब इसका तराइन का थर्ड युद्ध हुआ किससे? तराइन का थर्ड युद्ध हुआ इल्तुतमिश और यल्दौज से। यल्दौज कौन था? गजनी का था, ठीक है, 1215-16 में। मतलब कि इसकी डेट फिक्स नहीं है, कहीं 1215 लिखा, कहीं 1216 लिखा, इस तरह, ठीक है। अब देखो क्या हुआ कि यल्दौज जो था, मतलब कि ये कौन था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था, और ये गजनी में शासन कर रहा था। अब ये क्या कर रहा था कि गजनी में शासन करते करते दिल्ली के आसपास क्षेत्रों को जीत रहा था, ठीक है। और जब दिल्ली के आसपास क्षेत्रों को जीत रहा था तो उस समय जो है इल्तुतमिश के पास उतनी शक्तियां नहीं थी, ठीक है, तो वो उस समय शांत रहा। और जब इल्तुतमिश के साथ बहुत सारी शक्तियां आ गई तो इसने सीधे आक्रमण किया यल्दौज के पास गजनी में, और इसको हरा करके तराइन का थर्ड युद्ध जीता, ठीक है। अब इल्तुतमिश लाहौर पर नियंत्रण करता है 1217 में। अब इसके समय मंगोल आक्रमण होता है 1221 में। कौन करता है? तिमोरचिन करता है। कौन है वो? चंगेज खां। अब चंगेज खां के बारे में जानते हैं। देखो चंगेज खां सबसे दुनिया का सबसे क्रूर शासक माना जाता है। क्यों? क्योंकि उसने लगभग मरते मरते उसने 4 करोड़ लोगों को मारा था। वो मतलब कि उसके बारे में कहा जाता है, मतलब कई सारे लेखक कहते हैं कि चंगेज खान ने या तो बहुत लोगों को मारा होगा, बहुत लोगों को मारा है, या फिर बहुत बलात्कार भी किया है। इन दोनों दोनों काम ही उसने किए, ठीक है। तो चंगेज खान कहता था कि जितने ज्यादा लोगों को मार के आओगे उतना बड़ा तुमको इनाम दिया जाएगा, और अगर तुम जितने कम लोगों को मार के आओगे उसी में तुमको भी मार दिया जाएगा। मतलब कि अगर तुम कम लोगों को मारोगे तो तुमको तुमको भी खत्म कर दिया जाएगा, और अगर तुम ज्यादा लोगों को मारोगे तुमको इनाम दिया जाएगा। तो आप सोचिए तो कितना कत्लेआम होगा। तो इसने जो है मान लो जो चंगेज खां है, इसने सब इंसानों को नहीं, कुत्ता बिल्ली जितने भी जानवर थे और जो मतलब कि पेड़ पौधे सबको नष्ट किया। एक दरबारी कवि या फिर वैज्ञानिक कहता है कि इस समय का इसके मतलब कि चंगेज खां के समय कार्बन की मात्रा बहुत अधिक बढ़ गई थी, ठीक है। इसने ईरान का क्या लिखा? त्रान अधियाना जीता था। ईरान का ट्रांस अधियाना जीता था। कब जीता था? 1219 में, ठीक है। अब इसने त्रान ईरान में जो थे, ईरान में 25 लाख लोग थे, ठीक है, उस समय 25 लाख आबादी थी। और जब इसने मतलब कि यहाँ आक्रमण किया ईरान में, तो ईरान में केवल 2 लाख लोग बचे, मतलब कि 23 लाख लोगों को इसने खत्म कर दिया था, आप सोचो। और इसका 1227 में खत्म, मतलब कि ये खुद खत्म हो गया। चंगेज खां की मृत्यु 1227 में हो गई थी, ठीक है। इल्तुतमिश ने बंगाल को जीता 1226 में। क्या हुआ था? देखो ये यहाँ बंगाल में जो था एक शासक था गयासीउद्दीन। गयासीउद्दीन ने बोल दिया कि मैं टैक्स एक्स नहीं दूंगा इल्तुतमिश को। तो इल्तुतमिश ने अपने बेटे को भेजा। कौन है बेटा? नसीरुद्दीन। नसीरुद्दीन इसका बड़ा बेटा है। इसने भेजा नसीरुद्दीन को। नसीरुद्दीन गया गयासीउद्दीन के पास, उसको 2 झापड़ अच्छी तेज से लगाए, बोले टैक्स देगा कि नहीं? उसने बोला जी हुजूर अब देंगे, ठीक है। अब वो वापस आ गए नसीरुद्दीन। अब उसने फिर से रिवोल्ट कर दिया, फिर से उसने टैक्स देने से मना कर दिया। तो अब नसीरुद्दीन गया तो इनके बीच युद्ध होता है और नसीरुद्दीन इसमें मारा जाता है। फिर इल्तुतमिश जो है अलाउद्दीन जौनी को भेजता है, और अलाउद्दीन जौनी गयासीउद्दीन को खत्म करता है और इसे ही बंगाल का सूबेदार नियुक्त कर देता है। मतलब कि इल्तुतमिश से अलाउद्दीन जौनी को बंगाल का सूबेदार नियुक्त कर देता, ठीक है। अब देखो इसका बड़ा बेटा तो खत्म हो गया नसीरुद्दीन। अब बड़ा बेटा जब खत्म हो गया तो बड़े बेटे की याद में इसने सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया, ठीक है। इसने 3 मकबरा बनवाया। एक तो इल्तुतमिश का नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा बनवाया, दूसरा अपने बेटे का मकबरा बनवाया सुल्तानगढ़ी का, और तीसरा खुद का मकबरा बनवाया। इसीलिए इसे मकबरा शैली का जनक भी कहते हैं, ठीक है। और यह भारत का पहला मकबरा था। कौन सा? सुल्तानगढ़ी का मकबरा, ठीक है। इसने रजिया के नाम के सिक्के चला। देखो जब इसका बड़ा बेटा खत्म हो गया तो इसका मतलब कि कोई मतलब कि उस तरह से एक बेटा था रुकनुद्दीन फिरोज, ठीक है। तो वो मतलब कि एकदम निठल्ला था, वो शासन चला ही नहीं सकता था। इल्तुतमिश जानता था कि अब जो शासन है मेरी रजिया सुल्तान, मतलब कि मेरी बेटी ही रजिया जो है शासन चला सकती है, बाकी मेरा बेटा तो एकदम निठल्ला है, पड़ा रहता है, तो वो ना चला पाएगा। तो उसने अपने रजिया के नाम के ही सिक्के चलाए, ठीक है। इसने जीतल चलाया था जो कि कॉपर का था, और टनका चलाया था जो कि चांदी का था, ठीक है। और सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाया था इसने, ठीक है। और इसका दरबारी कवि कौन था? मिन्हाज उल सिराज, जो कि तबकात नासरी इसने लिखी थी, ठीक है।
मृत्यु इसकी 1236 में हुई। मकबरा दिल्ली में है। और मकबरा किसने बनवाया? खुद ही इसने अपना मकबरा बनवाया था। ये कहानी थी इल्तुतमिश के बारे में। आज हमने इल्तुतमिश को भी खत्म कर दिया है, ये आप नोट कर सकते हो, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे। अब आगे किसको पढ़ेंगे? रुकनुद्दीन फिरोज को पढ़ेंगे, थोड़ा सा शासनकाल उसका भी था। और फिर रजिया सुल्तान को पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आज क्लास 6-7 थी, कल क्लास 8 होगी, ठीक, क्लास 8। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहो, हंसते रहो। जय श्री राम।